हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल का नाम है एग्ज़ाम एनसीईआरटी, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक्स कवर करा रहे हैं। ओके, जिसमें हम 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे हम। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत। इसमें हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी है, उसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और अब हम 9th क्लास की हमने एनसीईआरटी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स की भी स्टार्ट कर दी है और हिस्ट्री की शुरू कर दी है हमने। ठीक है, तो हमने फ्रांस की क्रांति से शुरुआत की है अपने फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, फ्रांस की क्रांति की। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे ना, ऊपर तक। ठीक है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पिछले भाग में आप देख चुके थे। हमने क्या देखा था, पिछले हमने वीडियोस में देखा था, अपने लुई सोल्वे के बारे में हमने बात की थी ना, कैसे उसकी जनता उससे नाराज़ थी और उसने कैसे पूरी जनता ने आंदोलन कर दिया अपने राजा पर। ठीक है, तो क्यों किया था, उसकी क्या वजह थी, कुछ वजह भी बताई गई थी, वो आपने पढ़ी होंगी, है ना, आपने समझी थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या बताया इस चैप्टर में, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको समझाते चलेंगे, है ना। पहले अगर आपको बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये लुई सोल्वा कौन था, ये क्या नाम है, किसका नाम है। ठीक है, पहले आप इस चैप्टर को समझ लीजिए पैराग्राफ के पैटर्न पर। ठीक है, उसके बाद आप पिछली वीडियोस देख लेना, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा ये चैप्टर में आखिर है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। ठीक है, किन कारणों से लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए थे। ठीक है, क्या वजह थी, क्या आप सोच सकते हैं उसने ऐसा कैसे किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। जो प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट जो था अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता, लेकिन उसने क्या किया, उसके लिए उसे स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों को अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, स्टेट जनरल थी ना, जिसकी मदद से वो कर बढ़ा सकते थे। ठीक है, स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। मतलब एक मीटिंग जैसी होती थी ना, ताकि सबकी सहमति ली जा सके कि कितना कर बढ़ाना है, कितना टैक्स बढ़ाना है। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। सम्राट लेकिन इसकी जो वो करता था ना, बैठक कौन बुलाता था, वो सम्राट ही तय करता था। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई सोलवा, है ना, ये 16 लिखा हुआ है ना, लुई सोलवा ने मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वायसराय की एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। अब ये जो कर टैक्स बढ़ाया गया था ना, जैसे कर बढ़ाया गया था ना, उसका एक बैकग्राउंड बताया गया था कि कैसे कैसे कर बढ़ाया जाता था, किस किस की सहमति ली जाती थी। तो पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 लोग प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए थे। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए थे। देखा आपने, मतलब ये देखा, उनको खड़ा करा था, जो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि थे उनको पीछे खड़ा कर दिया गया था। और जो 300 प्रतिनिधि थे, जो कि 2 स्टेट के थे। पहला स्टेट था पादरी वर्ड स्टेट था। मतलब कि वर्ग में डिवाइड थे ना, मतलब एक धार्मिक लोग थे जो पादरी कहलाते थे, और दूसरे तो हमारे वो थे कौन, शासक लोग थे, है ना, कुलीन, जिनको कुलीन कहा जाता था। तो उन लोगों को तो बहुत ही इज्जत से बिठाला गया, उनको 300 लोग बुलाए गए और अच्छे से प्रतिनिधि के रूप में उनको बिठाला गया था। अब हमारे तीसरे स्टेट के लोग आ गए, जो कि जनता थी और उसमें मिडिल क्लास के लोग थे। ठीक है, वो उनमें से 600 लोग बुलाए गए थे, उनको पीछे खड़ा किए गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध शिक्षित वर्ग कर रहे थे।
इसका प्रतिनिधित्व, तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? वो थे हमारे शिक्षित लोग थे, समृद्ध वर्ग के थे, यानी कि जो मिडिल क्लास के थे ना, उन्होंने मतलब पढ़ाई लिखाई करके समृद्ध बन गए थे वो लोग ना, तो वो उस चीज़ का क्या कर रहे थे? प्रतिनिधि कर रहे थे। किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें, मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। ठीक है, जो उनकी मांगे थी वो अपने प्रतिनिधि लेकर आए थे कि ये मांगे हैं हमारे स्टेट के लोगों की। स्टेट समझ रहे हैं ना आप? स्टेट मतलब वर्ग, मतलब तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग जनता थी, पहला दूसरा वर्ग शासक थे, अमीर लोग थे, और पहला वर्ग क्या था? हमारे धार्मिक लोग थे, जैसे कि पुजारी टाइप के होते हैं ना, पादरी होते हैं क्रिश्चियन में। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार क्या था? प्रत्येक वर्ग को एक मत देना था, मतलब एक इंसान को एक ही मत देना था, एक ही वोट देना था। इस बार भी लुई 16वां इस प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। ठीक है, तीसरे वर्ग ने, प्रतिनिधियों ने क्या मांग रखी? अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। ठीक है, यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। उन्होंने क्या था कहा था? तीसरे स्टेट के लोगों ने ये कहा था कि अब की बार क्या होगा? पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था? रूसो, ये क्या था? रूसो जो थे ना, उनकी पुस्तक का ये सिद्धांत था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया गया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए सभा से बाहर चले गए। ठीक है, अब जो जनता थी, जनता की बात नहीं मानी थी। किसने? राजा ने नहीं मानी थी, तो क्या हो गया था? जनता नाराज हो गई थी, है ना। कहाँ पे थे हम? हाँ, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्सराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने का संविधान तैयार नहीं किया जाए तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिरावियो और आबे सिए ने किया। मिरावो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्सराय से जुड़ी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण दिए। आबे सिए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीट से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? क्रियाकलाप में तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े असेंबली अध्यक्ष वेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि होते हैं बीच में क्या करते हैं? मेज पर खड़े होकर असेंबली के अध्यक्ष वेली की ओर हाथ उठाकर शपथ लेते हैं। क्या आप जानते हैं उस समय वेली निर्वाचित प्रतिनिधि की ओर पीठ करके खड़ा रहा होगा? वेली की इस तरह दर्शाने के पीछे डेविल का क्या इरादा प्रतीत होता है? ठीक है, इसमें कुछ दिया हुआ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं हमारे जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये क्या दिखाया गया है? ये दिखाया गया है एक विशाल पेंटिंग के जरिए जॉक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। ये तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी, नेशनल असेंबली के लिए उन्होंने लगाई थी। ठीक है, देखिए जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, तो पूरा फ्रांस क्या कर रहा था? आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकारी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकारी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ क्या हुआ था? सम्राट ने सेना को
पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। दूसरी तरफ क्या हुआ, सम्राट ने अपनी सेना को उसमें प्रवेश देने का उन्होंने क्या दिया था, ऑर्डर दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्ताबूद कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था। ठीक है, उन्होंने जो भीड़ थी ना उसने बास्तील के किले पर क्या कर दिया था, धावा बोल दिया था। ओके, देहाती इलाकों में क्या हुआ था, गांव गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों और लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेज को जलाकर खाक कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। जो कुलीन लोग थे ना वो डर के भाग गए अपनी चीज़ों को छोड़ के, जागीरों को। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। क्या करा उन्होंने, पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली थी। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान कर लुई 16वां ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया गया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। उसने ये मान लिया कि अब संविधान के हिसाब से उसकी सत्ता चलेगी। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के मूल्यन को आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपनी विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार क्या हो गया था, धार्मिक कर भी समाप्त कर दिया गया था और चर्च के जो स्वामित्व वाली ज़मीन थी वो जब्त कर ली गई थी। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। सरकार के हाथ में क्या आ गई, 20 अरब की लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। ये देखिए, इसमें कुछ ये दिए हुए हैं, कुछ जगह दी हुई हैं। ये क्या दिया, भय की लहर से अप्रभावित इलाके। ठीक है, ये कुछ इलाके दिए हुए हैं जो भय की जो भय वहाँ जो मतलब लोग डर रहे थे उससे अप्रभावित थे। ये इलाके जो ग्रीन में दिए हुए हैं ना, ये अप्रभावित थे। मतलब यहाँ पर वहाँ की एक जो चिंगारी थी वह यहाँ पर नहीं पहुँची थी। 1789 के शुरू में विद्रोह वाले क्षेत्र, ये देखिए जो ऑरेंज में दिए हुए हैं ना, ये विद्रोह वाले क्षेत्र हैं। यहाँ विद्रोह हुए थे फ्रांस की क्रांति में। ये है ना हमारे ऑरेंज वाले जो दिए हुए हैं, और जो ग्रीन वाले हैं यहाँ पे कोई विद्रोह नहीं हुआ था। यहाँ ये अप्रभावित थे ये लोग, मतलब इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। प्रमुख भगदड़ के बाहरी हिस्से, अब ये देखिए ये सर्कल दिया हुआ है ना, इसमें भगदड़ के कुछ हिस्से दिए हुए हैं। यहाँ पे भगदड़ मच गई थी। ये देखिए ये सर्कल दिए हुए हैं, ये ना यहाँ पे आपको मतलब पूरा एक आपको मैप दिया हुआ है उस तरीके से कि आप समझ सको कहाँ पे क्या क्या हुआ था। भय की लहर का विस्तार, भय की लहर का विस्तार हुआ था। यहाँ पे जो एरो दिए हुए थे, यहाँ पे लोग बहुत डरे सहमे हुए थे और लोग आतंकित थे यहाँ के लोग। ठीक है, ये क्या है, भय की लहर का प्रसार। मानचित्र से पता चलता है किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। ठीक है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर भय का माहौल था, कहाँ पर कितनी जो जनता थी प्रभावित नहीं थी और कितनी थी। फ्रांस क्या था, संवैधानिक फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र कब बना, ये हम देखेंगे। ठीक है, ये हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। संवैधानिक राजतंत्र बन गया था राजतंत्र ही, राज मतलब राजा का शासन था तो वो राजतंत्र ही, लेकिन अब संवैधानिक तौर पे चलने लगा था। फ्रांस का जो शासन था वो संवैधानिक तौर पे चलने लगा था। ठीक है, लेकिन राजतंत्र में ही चल रहा था। इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपने। ठीक है, तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए। देखिए चैप्टर है बड़ा आपका। ठीक है, तो हम आपको धीरे धीरे इसको कवर कराते चलेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियोस में। ओके, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ओके, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।